मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक छोटा सा चैप्टर है शिक्षण विधियों का कि संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, कि संस्कृत भाषा को सीखने के विद्वानों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं कि उन सिद्धांतों को अपना करके हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो वो संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, 8 सिद्धांतों की मैं एक एक करके क्या करूँगा, चर्चा करूँगा कि अगर व्यक्ति उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है तो अपने जीवन में उतार करके, अपने व्यवहार में उतार करके बहुत ही आसान तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं मित्रों कौन कौन से हैं। पहला कि विचारों के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। कि विचारों को प्रकट करने, भाव विनिमय करने, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना भाषा के हम किसी भी व्यक्ति से परस्पर संपर्क नहीं बना सकते, मौखिक सांकेतिक संपर्क बनाने पड़ते हैं। भाषा का ज्ञान अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से होता है। कि भाषा को अगर सीखना होता है तो भाषा को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुकरण। गुरु के मुख से किया जाए, परिवार के सदस्यों से किया जाए, चाहे हो सकता है कि हमें किसी पशु की आवाज़ निकालनी है तो हमें पशु से भी क्या करना पड़ेगा? अनुकरण करना पड़ेगा। अनुकरण पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अभ्यास। अनुकरण और अभ्यास के बिना किसी भी भाषा को सीखना संभव नहीं है। संस्कृत संश्लेषणात्मिका भाषा है, यह व्याकरण निष्ठ भाषा है, यानी हमें व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसके लिए हमने बहुत सारी व्याकरण आपने पढ़ी है। उसके बाद भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों और सूत्रों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। सूत्र मैंने आपको आगमन विधि में बताए थे और आप मनोविज्ञान में इसको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ोगे। पहला सिद्धांत जो आता है वो स्वाभाविकता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि भाषा प्राप्त करना मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कोई बालक जन्म लेता है, जन्म लेते हम उसको पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते, परंतु वह व्यवहार व संपर्क के माध्यम से भाषा को क्या कर लेता है? सीख लेता है। कैसे? वातावरण से। उस बालक के चारों तरफ जिस वातावरण का भी हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिस वातावरण का भी हम निर्माण करते हैं, उस वातावरण से वो भाषा को क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। तो यही आवश्यकता है इस बात की कि भाषा का ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन की क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतः बालक मातृभाषा को बहुत ही सरलता से सीख जाता है। वह अपने मित्रों की भाषा, पड़ोसियों की भाषा और विद्यालय के पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषा को सरलता से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वातावरण मिलता है। अब अपने को संस्कृत भाषा सिखानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार का वातावरण निर्मित करना पड़ेगा कि बालक उस भाषा को क्या कर सके? ग्रहण कर सके। इसके लिए क्या करना चाहिए? संस्कृतमय वातावरण का निर्माण करो। परस्पर व्यवहार वो किसके माध्यम से करो? संस्कृत भाषा के माध्यम से व्यवहार करो। संस्कृत में परस्पर वार्तालाप करो। कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो आदेश दिए जाएं वो भी संस्कृत भाषा में ही दिए जाएं। कौन कौन से प्रमुख बिंदु बताए हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको कि विद्यालयेषु संस्कृतमय वातावरण निर्माणाय प्रतिदिनं वार्तालापे सरल संस्कृत वाक्यानां प्रयोगः कक्षाया बहिर्वा भवेत्। किस विद्यालय में संस्कृत में वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिदिन सरल संस्कृत वाक्यों का वार्तालाप में प्रयोग करना चाहिए। यानी सरल से कठिन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे संस्कृत में वातावरण छोटे छोटे सरल वाक्यों से प्रयोग में लेना चाहिए। चाहे कक्षा के अंदर वार्तालाप हो, चाहे कक्षा के बाहर वार्तालाप हो, अधिकाधिक संस्कृत भाषा बोलने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। संस्कृत संभाषण शिविरानाम आयोजनम अपि करणीयम। संस्कृत संभाषण शिविरों का भी क्या करना चाहिए?
आयोजन करना चाहिए। फिर संस्कृत से सरल श्लोका नाम बाल गीता नाम च सहस्वर वाचनम कार्यत, कि संस्कृत के सरल श्लोकों बाल गीतों का भी सहस्वर वाचन करना चाहिए, क्योंकि गीत होते हैं ना वो किसी के भी मन को मोह लेते हैं। तो बाल गीतों का, संस्कृत के गीतों का मधुर वाणी में सहस्वर वाचन करना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस वातावरण के प्रति, उस वातावरण के अंदर उन गीतों को सीखने का प्रयास करता है। छात्रेभ्य शिक्षका अपि संस्कृत भाषा में वार्तालापम कुर्युः, शिक्षकों को भी संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करना चाहिए, शिक्षकों को भी संस्कृत में ही वार्तालाप करना चाहिए। छात्रेभ्य श्लोकान सूक्तिम च कंठस्थीकरणाय प्रेरयेत्, छात्रों को भी श्लोक और सूक्ति कंठस्थ करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। संस्कृत से सूक्ति नाम महत्वपूर्ण श्लोका नाम च पत्रकाणी कक्षायाम स्थापनीयानि, कि संस्कृत सूक्तियों, महत्वपूर्ण श्लोकों और पत्रों को कक्षा के अंदर लगाना चाहिए। दीवारों पे लगा दीजिए, महत्वपूर्ण श्लोकों को आप लिख दीजिए, या आप उनको डायग्राम बना करके किसी पृष्ठ के ऊपर लिख करके वो चिपका सकते हैं, जिससे कि बालक बार बार देखेगा तो उसको क्या करेगा, पढ़ेगा और संस्कृत में वातावरण का निर्माण हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण अभ्यास कार्यत, और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करना चाहिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध भाषा विज्ञ हेराल्ड ई पामर महोदय के अनुसार, विद्वान हुए हैं ई पामर महोदय, कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक में भाषा के अधिगम की स्वाभाविक शक्ति के विषय में लिखा है कि प्रायः कलासु नपुण्याय अध्ययन से आवश्यकता भवति, अर्थात धैर्येण परिश्रमेण च सचेत प्रयासाय तत्र आवश्यकाः सन्ति, बुद्धे प्रयोगो अपि तत्र आवश्यक है। कि सार यही है कि अस्ति सा भाषण कला, कि भाषण कला को सीखने की प्रकृति विद्या से शुद्धता आ सकती है, परंतु भाषण एक जन्मजात शक्ति होती है। भाषण एक कला है और वह व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है, उसको अभ्यास और विद्या के द्वारा निखारा जा सकता है। तो देखिए, भाषण कला को सीखने की प्रकृति प्रदत्त शक्ति बालकों में जन्म से ही होती है, जिसके कारण वह अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस सिद्धांत का सार यही है कि जिस प्रकार से बालक व्यवहार और वातावरण के कारण मातृभाषा को सीख जाता है, वैसा ही व्यवहार और वातावरण का निर्माण करके बालक को संस्कृत भाषा सिखानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। देखिए कि बालक की जिस विषय में रुचि होती है, जिस काम में रुचि होती है, बालक वह कार्य बिना कहे अपने आप ही कर लेता है। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, कोई बच्चा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो वो बिना कहे ही क्रिकेट खेलने के लिए घर से चला जाएगा। उसको आप दोपहर को 12 बजे कह दीजिए कि क्रिकेट खेलना है, तो वो दोपहर को 12 बजे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है। शिक्षक का एक ही कर्तव्य है कि आप बच्चे की रुचि विकसित कर दीजिए। आपको बच्चे को ज्ञान नहीं देना, बच्चे को आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना, आपको केवल क्या करना है, बच्चे की अपने विषय में रुचि विकसित कर दीजिए। और अगर आपने अपने विषय में रुचि विकसित कर दी तो निश्चित रूप से मानिए कि बच्चे को अपने आप उसकी रुचि होगी तो वह अपने आप सीखेगा, अपनी समस्याएं आपके सामने रखेगा। यही सिद्धांत कहता है ये कि यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है वह उस विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं देखिए। शिक्षकेण दृश्य श्रव्य उपकरणानां प्रयोग करणीय, कि दृश्य और श्रव्य साधन, अधिगम के साधन आप मनोविज्ञान में पढ़ोगे, सामान्य सारणी में भी आपको बताऊंगा। तो दृश्य और श्रव्य जो उपकरण हैं उन उपकरणों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्यों? कि व्याकरण जैसे नीरस जो विषय हैं वह नीरस विषय भी क्या हो जाते हैं, सरस और सुग्राह्य हो जाते हैं।
अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सहस्वर वाचन आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि संस्कृत शिक्षण कार्य क्या हो जाए, रुचिकर हो जाए। संस्कृत शिक्षण क्रीड़ा सिद्धांत से उपयोगिता अपि वर्तते, कि संस्कृत शिक्षण में क्रीड़ा सिद्धांत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी खेल खेल में क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप खेल खेल में शिक्षा देते हैं तो बालकों की शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। क्रीड़ा माध्यमेन, खेल के माध्यम से छात्रों को शब्द रूप, धातु रूप और कंठस्थीकरण की जो प्रक्रिया है वो सरल और रुचिकर हो जाती है। आप शब्द रूप में अंताक्षरी करवाइए, धातु रूप की अंताक्षरी करवाइए, 2 दल बना दीजिए, बच्चे अपने आप ही क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यह कि खेल खेल में शिक्षा के सिद्धांत का भी संस्कृत शिक्षण में शिक्षक को कार्य करना चाहिए। पूर्व ज्ञाने नियोजित्वा नूतन पाठ्य पठनीय, पूर्व ज्ञान के साथ नए पाठ को जोड़ करके क्या करवाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। पाठे विविधता आनेतव्या, पाठों में विविधता आती है। अंत कथा प्रसंग संस्कृत प्रति छात्रेषु रुचि विकास करनी है। शिक्षक को अंत कथा, उससे जुड़े हुए प्रसंग, कहानी इत्यादि पढ़ाने चाहिए, क्योंकि कहानी इत्यादि से छात्रों की क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। पिंसेट महोदय हैं, उनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड। इस पुस्तक में लिखा है कि यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्य पूर्णम न भविष्यति, कि जब तक छात्र की अपने विषय में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तब तक शिक्षक का कार्य कभी भी सर्वोत्तम नहीं हो सकता। शिक्षक का पहला जो कर्तव्य है वो यह भी है कि वह अपने विषय में छात्रों की रुचि उत्पन्न करें। जो शिक्षक छात्रों की अपने विषय में रुचि उत्पन्न करता है वही एक अच्छा और श्रेष्ठ शिक्षक कहलाता है। अतः संस्कृत के पठन और पाठन में छात्र और शिक्षक दोनों की क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। दोनों की अगर रुचि होगी तो ही शिक्षण कार्य सर्वोत्तम होगा। तीसरा, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए कि भाषा विज्ञान और कला दोनों है। किसी भी कला में निपुण होने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास भी कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। अगर अभ्यास में निरंतरता नहीं है तो निश्चित रूप से मानिए कि आप अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। देखिए, मैंने सैद्धांतिक ज्ञान दिया कि आपको गाड़ी के ऊपर बैठना चाहिए, इस प्रकार से स्टीयरिंग पकड़ना चाहिए, क्लच ब्रेक लगाओ, स्टार्ट करो और आगे आप चलाइए। मैंने आपको कोई अभ्यास नहीं करवाया, आपको केवल कैसा ज्ञान दिया है, मैंने आपको केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया है, और सैद्धांतिक ज्ञान दे करके आपको नई गाड़ी दे दी और आप गाड़ी लेकर के चल पड़े। क्या आप 5 किलोमीटर वापस आ जाओगे क्या? कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु आपको व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप विषय वस्तु एक तैरना सीखते हैं ना, सैद्धांतिक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। तैरने के लिए तालाब में उतरने की आवश्यकता होती है। आप तालाब में उतर करके ही तैरना सीख सकते हैं। तो यही बात है कि भाषा विज्ञान और कला दोनों है। किसी भी कला को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एच पामन महोदयन उत्तम, एच पामन महोदय ने कहा है कि भाषा शिक्षणम एकम स्वभाव निर्माण से प्रक्रिया वर्तते, कि भाषा शिक्षण स्वभाव निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया है, और इयम एतादृशी प्रक्रिया अस्ति, कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम सब कोई प्रकृति का स्वभाव का क्या करती है, निर्माण करती है। अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने 3 बिंदु बताए हैं। पहला रुचि, कि
आप किसी भी विषय को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्या उत्पन्न कीजिए, रुचि उत्पन्न कीजिए। आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति सर्वप्रथम आप क्या विकसित कीजिए, अपनी रुचि विकसित कीजिए। कि आप रिट की परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं तो रिट की परीक्षा में केवल नौकरी के लिए नहीं करना है, आपको सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आप इसमें संस्कृत में अगर 30 में से 30 अंक लाने हैं, हिंदी में 30 में से 30 अंक लाने हैं, तो आपको इन दोनों विषयों के प्रति सर्वप्रथम अपनी रुचि क्या करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। रुचि के साथ दूसरी चीज आती है निरंतरता। क्या आती है? निरंतरता। कि आपको उस रुचि को निरंतर बनाए रखना है। आपकी रुचि तो उत्पन्न हो गई, परंतु आपके अध्ययन में अगर नियमितता नहीं है तो भी आप अपने लक्ष्य को क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपकी क्या होनी चाहिए? निरंतरता। पहली चीज रुचि, दूसरी वह कार्य क्या हो, निरंतर हो, और तीसरा वैराग्य। आपके लक्ष्य की प्राप्ति में, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती हैं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के प्रति आपके मन में वैराग्य का भाव आ जाना चाहिए। आपके लक्ष्य के में, लक्ष्य प्राप्त करने में जो सहायक है उसी के प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए। आपके लक्ष्य प्राप्त करने में, भाषा सीखने में, अभ्यास करने में जो चीज़ बाधा बने उसके प्रति आप वैराग्य ले आइए, यानी उससे आप कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। 3 चीज़ें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। 4 नंबर मौखिक कार्य का सिद्धांत कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया कान और जिह्वा से क्या होती है, प्रारंभ होती है। शैशव अवस्था में बालक सर्वप्रथम भाषा को सुनता है और इसके पश्चात ही बोलने का प्रयास करता है। अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में भी पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए और बाद में लिखित कार्य करवाना चाहिए। ये वही भाषा कौशल वाली बात है कि बच्चे को पहले आप बोलना सिखाइए, तत्पश्चात लिखना सिखाइए। आप बच्चे को अगर पहले लिखना सिखाएंगे तो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भाषा का सिद्धांत यह है कि पहले बच्चे से आप मौखिक कार्य करवाइए और तत्पश्चात आपको क्या करवाना है, लिखित कार्य करवाना है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत कि संस्कृत भाषा शिक्षण में विभिन्न उद्देश्यों में उचित अनुपात को क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य पर क्रमानुसार बल देना चाहिए। समझना बात को कि ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 6 में बच्चे ने पहली बार संस्कृत भाषा देखी और उसी समय आप रस छंद अलंकार उसको पढ़ाने लग जाओ। आपकी अपेक्षाएं ऐसी हो जाएं कि कक्षा 6 में ही मैं छात्र को संपूर्ण व्याकरण सिखा दूं, ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कीजिए। आपको जितनी भी व्याकरण सिखानी है उसे आप छोटे छोटे भागों में क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। और जो आप विभाजन कर रहे हैं उसमें आपको आयु, लिंग, समय, कक्षा के स्तर, बालकों के बौद्धिक स्तर को भी क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रख करके ही जब अगर शिक्षक शिक्षण कार्य करवाएगा तो ही वह अपने शिक्षण कार्य में सफल हो सकता है, अन्यथा वह कभी भी सफल नहीं होगा। तो यही बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान देना कि प्राथमिक स्तर पर आपको प्रश्न आ जाए कि अनुपात और क्रम का सिद्धांत कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में प्रधानता होनी चाहिए। 1 नंबर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पे व्याकरण और उच्च स्तर के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन और रचना कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर कौन से, प्राथमिक स्तर पर जो बल दिया जाएगा वो मौखिक कार्य पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, प्राथमिक स्तर पर जो बल दिया जाएगा वो मौखिक कार्य पर दिया जाएगा। और माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के आधार पर किस पर बल देना है,
व्याकरण पर, कि पाठ्य पुस्तक में जितनी व्याकरण चलती है वो व्याकरण और उच्च स्तर के ऊपर दो वस्तुओं में परस्पर तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद और रचना कार्य के ऊपर बल देना चाहिए। तीनों अंडरलाइन कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। समवाय का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षक रुचिकर शिक्षण के लिए विषय वस्तु एवं कक्षा के स्तर के अनुसार विविध सिद्धांतों के सकारात्मक पक्ष का प्रयोग करता है। जैसे आप कोई श्लोक पढ़ा रहे हो, नीति शतक का मान लीजिए कोई श्लोक आ गया, तो नीति शतक किन परिस्थितियों में लिखा गया। नीति शतक के रचयिता कौन थे? भर्तृहरि थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। उसकी रानी का नाम क्या था? पिंगला था। उसके भाई का नाम क्या था? विक्रमादित्य था। उसको फल की किस प्रकार से प्राप्ति हुई, किस प्रकार से वह अमर हुआ, कभी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको ये, तो वह पूरी कहानी सुना दीजिए, बच्चे की रुचि हो जाएगी। शिक्षण कार्य को आप जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाइए। उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस कारण से वो लिखा गया, उसके लिखने का क्या उद्देश्य था, उस लिखी हुई विषय वस्तु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इन सब बातों की आप विस्तार से क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे की आपके शिक्षण कार्य में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। कि पृष्ठभूमि और अंतःकथा का प्रयोग करते हुए छात्र के व्याकरण ज्ञान को भी क्या करना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अंत्याक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता, बाल सभा इत्यादि का भी आयोजन करना चाहिए। और दृश्य और श्रव्य जो उपकरण आए हुए हैं उन उपकरणों का भी अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। आगे देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान भी मानता है कि सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि समान नहीं होती। एक बालक तो होते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिभाशाली। एक होते हैं सामान्य और एक होते हैं मंदबुद्धि। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाए तो तीनों प्रकार के छात्र आपकी कक्षा कक्ष में हैं। तीनों प्रकार के छात्रों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रतिभाशाली बालक भी इस कक्षा कक्ष में बैठा है। मेरा शिक्षण कार्य ऐसा हो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को भी उसका क्या मिले, लाभ मिले। सामान्य बालक ऐसा है उसको भी लाभ मिले, और मंदबुद्धि छात्र है मेरा शिक्षण उसके लिए भी क्या हो, लाभकारी हो। सीधे शब्दों में कहें तो कठिन से सरल की ओर जो शिक्षण सूत्र है उस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को अधिकाधिक लाभ हो सके। कहने का मतलब कि प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण कार्य को सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। फिर है चयन और विभाजन का सिद्धांत कि संस्कृत शिक्षक पाठ्यक्रम में जितने निर्धारित पाठ हैं उनकी योजना बनाए। पहले योजना कैसे बनानी है, मान लीजिए दीपावली से जुड़ा हुआ कोई पाठ है तो वो दीपावली के अवसर पर पढ़ाया जाए, वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ वसंत ऋतु के अवसर पर पढ़ाया जाए। यानी जिस समय जैसा वातावरण होता है, मान लीजिए रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई पाठ है, अब रक्षाबंधन का पर्व हम मना रहे हैं, तो रक्षाबंधन का जब हम पर्व मनाते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है, बहन के प्रति प्रेम भाव होता है। तो उस समय अगर जोड़ के विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो छात्रों की स्वतः ही क्या हो जाएगी, रुचि हो जाएगी, और स्वतः ही रुचि होते ही छात्र उसको अधिकाधिक रूप से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि कोई उत्सव है, दिवस है, पर्व त्योहार है, ऋतु है, उसके आधार पर जिस पर्व का पाठ है उसे उसी पर्व के साथ पढ़ाना चाहिए, जिस ऋतु का पाठ है उसे ऋतु के साथ पढ़ाना चाहिए। अगर विषय वस्तु को जोड़ के हम अध्ययन करवाते हैं तो वह अध्ययन ज़्यादा लाभकारी होता है। इसी के साथ आपके शिक्षण सिद्धांत का चैप्टर है वो क्या हुआ मित्रों, पूरा हुआ। एक और छोटा सा चैप्टर
संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानि, कि संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाते समय जो जो साधन आपके काम आते हैं उन साधनों को अधिगम साधन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अधिगम साधन के नाम से जानते हैं। इनको अपन 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक तो है दृश्य, एक श्रव्य और एक दृश्य श्रव्य। 3 प्रकार के साधन हैं। दृश्य साधन वो होते हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, जिन्हें हम केवल देख सकते हैं। वो साधन कौन से साधन कहलाते हैं? दृश्य साधन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य और एक होते हैं यांत्रिक। एक तो होते हैं सामान्य और दूसरे क्या होते हैं? यांत्रिक होते हैं। सामान्य जैसे श्यामपट्ट, श्यामपट्ट पे लिखा हुआ छात्र क्या कर सकता है? देख सकता है। श्यामपट्ट है, चित्र है, मानचित्र, रेखा चित्र संग्रहालय जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, प्रतिकृति यानी मॉडल जो बनाते हैं ना, मॉडल बीएड में बनाते हैं वो मॉडल, पत्र पत्रिकाएं हैं, भित्ति पत्रिका, दीवार पे लगाए जाने वाली पत्रिका, वो कौन से साधन है? सामान्य दृश्य साधन। परीक्षा में आपके सीधा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन है? एक तो आपको दे देगा श्यामपट्ट, एक आकाशवाणी, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। तो आपको पता है कौन सा? श्यामपट्ट। ये चीज आपके लौकिक व्यवहार की चीजें हैं, आपके खूब काम आती हैं। यांत्रिक होते चित्र विस्तारक यंत्र, कि चित्र को रखा और उसको छोटे चित्र को क्या बना दिया? बड़ा बना दिया। वो चित्र विस्तारक यंत्र होता है। ये आपके सब्जेक्ट आएंगे उनके अंदर पढ़ोगे, प्रोजेक्टर इत्यादि हैं। प्रोजेक्टर आप काम में भी लेते हैं। श्रव्य साधन, जिन साधनों से हम सुन करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सुनने से हमारा ज्ञान जो सरल हो जाता है, ऐसे साधन श्रव्य साधन कला। जैसे आकाशवाणी है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, सीतावादी लिंगवा फोन है, भाषा प्रयोगशाला है। ये चीज़ें कौन सी हैं? श्रव्य। और ये कौन सी हैं? दृश्य श्रव्य। दूरदर्शन, स्मार्ट बोर्ड अपना सामने है, डिजिटल बोर्ड है। दृश्य श्रव्य अभिलेख, ऑडियो वीडियो कैसेट जो आती हैं वो हैं। अभिनय, नाटक जो किया जाता है वो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आता है। चलचित्र यानी सिनेमाघर, चलते हुए जिसमें चित्र दिखाई दे वो क्या है? चलचित्र। सिनेमाघर है। संगणक यानी कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला, ये चीज़ें दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती है। ये तालिका है, सारी चीज़ें आपकी इसमें से देखी हुई हैं। तो आपके निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता है। एक प्रश्न आएगा यहाँ से 1 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन है, कौन सा श्रव्य साधन है। इसकी अपन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बहुत ही अधिक चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपना संस्कृत का पाठ्यक्रम है वो मित्रों पूरा हुआ। मैंने निःशुल्क आप सभी का मार्गदर्शन किया और मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जो मेरी कक्षाएं हुई ये आपके लिए लाभदायक हुई होंगी और जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होगी और आप अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड